Okay. So beta, after rates of depreciation, system of depreciation, how we have to compute amount of depreciation. ठीक है, तो बेटा ये जो फॉर्मेट दे रखा है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मींस कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. दिस इज फॉर इफ assessee is following block of asset system, block of asset सिस्टम. इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इंडिविजुअल की तो नॉर्मली मतलब हर एक असेट पे आपने परचेज किया तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है. ठीक है, इंडिविजुअल असेट सिस्टम में, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में. सपोज आई हैव 100 assets of different basically category in plant and machinery. या हम एग्जांपल लेते हैं कि ये 10% वाला बिल्डिंग है, 10% वाला बिल्डिंग है, तो सपोज 10% वाला बिल्डिंग है, टोटल 5-6 बिल्डिंग था अलग अलग, तो उस केस में बेटा वहां पे सारी बिल्डिंग्स को हम एक साथ में ले लेंगे. तो नंबर ऑफ असेट्स सपोज 6 है और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज सपोज 100 रुपीज. हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. ये कब लेना है आप लोगों को? ओपनिंग WDV एज ऑन द 1st April ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. तो 1st April 2020 को जो ओपनिंग WDV दे रखा होगा वो अपने को लेना है. फिर आपको क्या करना है बेटा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम क्लास ऑफ असेट, उसके अंदर जितना भी एडिशन होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करके एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जरूरी नहीं है कि आप परचेज करके ही एडिशन करो. देयर इज नो कंपल्सन कि आप परचेज करके ही एडिशन करो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट असेट में, ठीक है, आर सो एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मींस लाइक नॉट ओनली कि आपने परचेज किया, उसके अलावा भी अगर आपको असेट्स मिला, अलग अलग केस में हम डिस्कस करेंगे, वो सारी उस पर्टिकुलर ब्लॉक की जो असेट्स होगी वो यहां आ जाएगी. एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1), जो भी अपने को लेना है एट एक्चुअल कॉस्ट. बट अपने को क्या करना है, वॉट एवर द परचेजेस, उनको दो पार्ट में डिवाइड करना है. एक acquired during the previous year which is put to use for 180 days or more. तो सपोज मैंने दो असेट्स परचेज की थी जो कि पुट टू यूज 180 डेज और मोर था और उनका वैल्यू था सपोज 70 रुपीज. एंड दूसरा आएगा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज. ये एक असेट थी जिसकी वैल्यू बेटा सपोज 40 रुपीज थी. हाइपोथेटिकल एग्जांपल. ठीक है, तो टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ असेट हो गया 6 + 2 + 1, दिस इज 9, एंड टोटल वैल्यू हो गया वहां पे 210. अब ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई असेट बेचा है, कोई असेट आपने सेल किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो असेट को हम क्या कर देंगे बेटा, वो असेट को हम लेस कर देंगे एट सेलिंग प्राइस. तो एक असेट था, ठीक है, एक असेट हमने बेचा, वो जो असेट का कॉस्ट था ना, कॉस्ट सपोज कॉस्ट था ₹20, उसका WDV था 7, बट सेलिंग प्राइस इज ₹10. तो अपने को न तो कॉस्ट लेना है उसका, न WDV लेना, अपने को लेना है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस से वो बेचा गया है. तो एक असेट बेचा, उसका सेलिंग प्राइस है 10, तो बेटा आपका वो असेट चला गया ब्लॉक में से, क्योंकि बेच दिया तो ब्लॉक में चला गया. अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज नहीं करना. ध्यान रखना, अगर जो असेट 31 मार्च को आपके ब्लॉक में नहीं है, देन उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है. तो ये हमने बेच दिया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वो कंप्यूट करेगा जो उसको परचेज कर रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, इसको वो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेगा जो परचेज कर रहा है, क्योंकि वो उसके ब्लॉक में चला गया अभी, और उसके ब्लॉक में चला गया तो वो उसके लिए जो भी पुट टू यूज 180 डेज मोर, 180 लेस, जो भी सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा. हम अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते. ध्यान रखना, इवन हमने लास्ट डे पे भी अगर इस असेट को बेचा है तो भी हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे. ये ब्लॉक में से हमने निकाल दिया, राइट. ठीक है, तो यहां पे हमने लेस कर दिया, तो हमारा जो वैल्यू आ गया वो 200 आ गया. हमारे पास में असेट है 8 और वैल्यू आ गया 200. अब देखो बेटा 200 का जो वैल्यू है ना, 200 के वैल्यू में से 100 रुपीज, ठीक है, वो ओपनिंग WDV का, ऑल्दो हमने 10 रुपए उसमें से, ये देखो ये ओपनिंग WDV वाले में से गया है, 10 रुपए गया है तो वो आपका है. ठीक है, 70 रुपीज करंट ईयर में परचेज किया जो पुट टू इज 180 डेज मोर, और 40 रुपीज पुट टू इज लेस देन 180 डेज. तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या करो, इस 200 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो. एक तो कर दो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज. तो बेटा लेस देन 180 डेज कितना है, 40 रुपीज, तो वो यहां पे ले लो 40 रुपीज.
और बाकी जो बैलेंस है वो बैलेंस यहां पे लिख दो तो 160। तो बैलेंस में क्या क्या आ गया, तो देखो 100 रुपीज तो ओपनिंग था, उसमें से 10 चला गया तो 90 और 70 160 हो गया। तो ये जो 40 रुपीज है इसके ऊपर तो 50% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सपोज 10% का रेट है तो इंटू 10% इंटू 1/2 तो 2 रुपीज आया, ठीक है, 2 रुपीज आया। अब ये जो 160 है इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा 10%, तो ये हो गया 16। तो टोटल डेप्रिसिएशन ये और ये दोनों मिलाकर टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 18। कितना हो गया बेटा, 18 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अब बेटा देखो ये अपना वैल्यू था बिफोर डेप्रिसिएशन, असेट का वैल्यू। अब हम इस असेट की वैल्यू में से अगर टोटल डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं 200 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 178, नहीं सॉरी 182। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग WDV as on 31st March of the relevant previous year 2021। नेक्स्ट ईयर यही ओपनिंग WDV बन जाएगा और यहां पे आ जाएगा 100 की जगह नंबर ऑफ असेट 8 आ जाएगा यहां पे नेक्स्ट ईयर और वैल्यू आ जाएगा 182। डिड यू अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? तो भाई पहले आप आइडेंटिफाई करो कि इस ब्लॉक में क्या क्या आएगा। सेम क्लास ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देयर उस ब्लॉक के अंदर जितनी भी एसेट्स आती है उनका ओपनिंग WDV कितना है बेटा, उस ब्लॉक का पर्टिकुलर वो ओपनिंग WDV ले लिया। फिर आप चेक करो एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या क्या हुआ है। बट एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर को अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर और दूसरा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। इस तरीके से अपने को डिवाइड करना है, राइट बेटा। फिर उसमें से लेस कर दो जो ड्यूरिंग द ईयर आपने बेच दिया है, क्योंकि उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो बेचा है उसको एट सेलिंग प्राइस हम उसको लेस कर देंगे। तो वो जो वैल्यू आएगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पुट इज फॉर लेस देन 180 डेज जहां पे हाफ डेप्रिसिएशन आएगा और जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन आएगा। और जो हाफ डेप्रिसिएशन है वहां पे बेटा आपका क्या हो जाएगा सिचुएशन, जो बैलेंस हाफ है वो लैप्स हो जाएगा। यहां पे देखो ये जो 2 रुपीज आया, ये 2 रुपीज जो बैलेंस 2 रुपीज बचा, जो बैलेंस 2 रुपीज है वो लैप्स हो जाएगा। तो ये देखो लिखा हुआ बैलेंस हाफ डेप्रिसिएशन शैल बी लैप्स फॉर असेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ठीक है। और क्लोजिंग WDV इस तरीके से आपको निकालना है। जो ये टोटल वैल्यू था 200 अपने केस में, टोटल डेप्रिसिएशन लेस कर तो क्लोजिंग WDV आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टूड बेटा? इज देयर एनी डाउट किसी भी तरीके का? सर अमाउंट सबका अलग अलग देंगे कि ब्लॉक का टोटल ही देंगे बेटा? अलग अलग असेट का जब एक ब्लॉक हो गया तो अज्यूम करो कि वो अलग अलग असेट रहा ही नहीं है। वो तो देखो एक ब्लॉक को वी कंसिडर एज अ सिंगल असेट, टू अ ब्लॉक वी कंसिडर एज अ सिंगल असेट, फिर आगे उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ओके जो ऐड होगा वो जो एडिशन है उसको ऐड कर देंगे, जो गया उसको बेच देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो ऐड होगा वो ऑलवेज एक्चुअल कॉस्ट पे होगा और जो लेस होगा जो सेल्स होगा बेटा वो ऑलवेज एट सेलिंग प्राइस होगा, ना WDV पे होगा ना कॉस्ट पे होगा। ओके बेटा अंडरस्टूड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43 बार बार वर्ड आता है कि एडिशन अपने को एक्चुअल कॉस्ट पे करना है। अभी एक्चुअल कॉस्ट में आता क्या है, जनरली कोई भी अगर हम असेट खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, तो खरीदते हैं तो बेटा हम खरीदने की बात करते हैं, खरीदते हैं तो एक तो उसका परचेज प्राइस होता है जिस वैल्यू पे हमने उसको परचेज किया है, बट उसके अलावा और भी इंसिडेंटल ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो उसको एक्चुअल यूज तक लाने में लगते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन अगर ले रखा है, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस, तो ऐसे कुछ एक्सपेंस होता है बेटा वो भी कैपिटलाइज करते हैं, कॉस्ट का क्या हो जाता है पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1) कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। जो भाई जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया है या जिस वैल्यू पे आपने उसको लाइक बनाया है, जो भी कंस्ट्रक्ट किया उसका जो कॉस्ट हो जाएगा वो आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉस्ट, ठीक है। अगर डिस्काउंट वगैरह है तो वो उसमें से आप लेस कर दो, ठीक है, तो बेसिक कॉस्ट आ जाएगा। फिर इसमें हम ऐड करते हैं ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कि आपने सपोज एक AC परचेज किया क्रोमा से, तो परचेज किया 1 लाख में, लेकिन क्रोमा से आपकी फैक्ट्री आपके ऑफिस तक लाने के लिए आपको 5000 का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ा, तो बेटा वो भी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा।
फिर वो एसी को इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर आएगा, उसको इंस्टॉलेशन का आपने 2000 पे किया, वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। अब सपोज आपके पास में उस हिसाब से पैसा नहीं था वो एसी परचेज करने के लिए, तो आपने लोन लिया। अब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा ना बेटा, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी अप टू फर्स्ट पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट अप टू फर्स्ट पुट टू यूज का जो इंटरेस्ट होगा बेटा, वो इंटरेस्ट भी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। सर आफ्टर फर्स्ट पुट टू यूज वाला इंटरेस्ट, वो बेटा देखो, वंस इट इज फर्स्ट पुट टू यूज, वंस इट इज पुट टू यूज, देन वो आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेशन में एक कहते हैं ना हिस्सा लेने लग गया आपका। जैसे ही पुट टू यूज हुआ, मतलब अभी आप एक्चुअल प्रोडक्शन करो ना करो, लेकिन वो आपके बिजनेस के एक्टिविटीज का पार्ट हो गया, रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज का पार्ट हो गया। तो इसके लिए उसके बाद का जो इंटरेस्ट है ना बेटा, उसका डिडक्शन मिलता है रेवेन्यू के अंदर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन उसके पहले का इंटरेस्ट है, क्योंकि पुट टू यूज नहीं हुआ है, मतलब अभी तक रेवेन्यू जनरेशन के यूज में नहीं आ सकता, तो इन दैट केस इसलिए तब तक का इंटरेस्ट फर्स्ट पुट टू यूज वो कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा इंटरेस्ट आएगा? ओनली विच इज अप टू फर्स्ट पुट टू यूज। मैं प्रॉपर अभी आपको ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट वहां पे आएगा, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सपोज अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो मान लो मैं कुछ भी बना रहा हूं, सपोज मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूं, मतलब मेरा कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस है। एंड बिजनेस क्या, मतलब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी बिजनेस किया ही नहीं। तो मैंने प्लांटम मशीनरी लगाया, और प्लांटम मशीनरी लगाकर क्या मैं स्टार्टिंग से कैलकुलेटर बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगा क्या? बहुत मुश्किल है बेटा। हो सकता है कोई डिफेक्ट आ जाए, कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए, तो बहुत कहते हैं ना बैड इंप्रेशन हो सकता है। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं बेटा, ट्रायल रन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल रन। तो मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ट्रायल रन किया, ट्रायल रन पे मैंने खर्चा किया, वो जो ट्रायल रन का एक्सपेंस है वो भी कॉस्ट का पार्ट होगा इफ प्रोडक्शन वाज नॉट स्टार्टेड, इफ प्रोडक्शन वाज नॉट स्टार्टेड। लेकिन अज्यूम करो कि भाई मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर्स बना रहा हूं और मेरा ऑलरेडी 5 प्लांट में काम चल रहा है, 5 प्लांट है, मशीनरी एकदम फुल कैपेसिटी में वर्किंग कर रहे हैं, मैं बेच भी रहा हूं मार्केट के अंदर। ठीक है, और मैंने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 6th मशीनरी वहां पे लगा दिया, और उसके ऊपर मैंने ट्रायल रन किया, तो वो जो ट्रायल रन का एक्सपेंस होगा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रेवेन्यू जनरेशन का एक्टिविटी चल रहा है। समझा बात? मतलब तो सर वो ट्रायल रन का एक्सपेंस क्या लैप्स हो जाएगा? नहीं, वो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन, कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो यहां पर ट्रायल रन एक्सपेंस कब आएगा बेटा? तभी आएगा व्हेन प्रोडक्शन इज नॉट स्टार्टेड, व्हेन प्रोडक्शन इज नॉट स्टार्टेड। ठीक है, ओके। उसके बाद में बेटा आता है नेक्स्ट, ठीक है, कि आपने कोई और अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस किया है तो वो भी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ट्रायल एंड एक्सपेंस, इफ प्रोडक्शन वाज ऑलरेडी रनिंग then trial expense shall not be capitalized and expense shall be allowed as deduction as revenue expense under 37(1). ठीक है, ऑल अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस वो भी कॉस्ट का पार्ट, सब मिला करके आपका टोटल कॉस्ट हो गया। लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है कि आपकी कॉस्ट का कुछ पार्ट है कुछ और लोग बेयर कर लेते हैं। तो मान लो मुझे किसी ने 10,000 रुपीज वहां पे कर दिया कि सर ये लो 10,000 रुपीज आपने एसी खरीदा है, तो इसकी कॉस्ट इतना मैं बेयर करता हूं, तो उसको बेटा लेस कर देंगे। तो इफ कॉस्ट इज मेट बाय सम अदर पर्सन, इफ कॉस्ट इज मेट बाय सम अदर पर्सन, बोले सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। सपोज मैं एक स्कूल बना रहा हूं, ठीक है, या हॉस्पिटल बना रहा हूं, तो कई सारे ऐसे लाइक जो सोशल सर्विस करने वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे यार चलो आप बना रहे हो तो हमारी तरफ से 1 लाख रुपीज ले लो, तो उससे एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर मतलब ये पर्टिकुलर चीज कर देना या ये पर्टिकुलर कर देना, या आप बिल्डिंग के अंदर मान लो ये हमारी तरफ से कंस्ट्रक्शन करवा देना। आपने देखा भी होगा ये चीजें। तो बेटा वो मेरा टोटल कॉस्ट है सपोज 10 लाख, बट 1 लाख तो मुझे किसी और ने दे दिया ना, तो उस तरीके से मेरा कॉस्ट क्या होगा? कम हो गया, तो मुझे यहाँ पे लेस करना पड़ेगा वो अमाउंट, कॉस्ट मेट बाय सम अदर पर्सन। इवन सेम अगर सेम केस में गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी या गवर्नमेंट ग्रांट देता है, गवर्नमेंट भी क्या करता है कि आपको सब्सिडी देता है या गवर्नमेंट ग्रांट देता है, ठीक है, वो भी कॉस्ट में से क्या हो जाएगा बेटा? लेस हो जाएगा, वो भी कॉस्ट में से लेस हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉस्ट एक तरीके से क्या होगा? रिकवर हो रहा है, तो वो भी कॉस्ट में से लेस कर देंगे। ये तो 2 केस हो गए। तीसरा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ट्रायल रन हो रहा है, ट्रायल रन। तो सपोज मेरा प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मेरा प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट
नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, और मैंने ट्रायल रन किया, मैंने ट्रायल रन किया, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड आई हैव डन ट्रायल रन, और ट्रायल रन में कुछ कैलकुलेटर्स बन करके आ गया, सपोज 100 कैलकुलेटर्स का प्रोडक्शन हो गया, एंड दीज वर यू नो इट वाज गुड इन लाइक अच्छे तरीके से चल रहा था, सब कुछ था वहां पे, अच्छी कंडीशन के अंदर था। तो मैंने क्या कर दिया, उस 100 कैलकुलेटर्स को मार्केट में बेच दिया, और वहां से मुझे 10,000 का रेवेन्यू हुआ। 100 कैलकुलेटर्स से कितना, 10,000 का मुझे रेवेन्यू हुआ, ठीक है। अब वो जो 10,000 का रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू एक्चुअल रेवेन्यू तो है नहीं, क्योंकि एक्चुअल अभी तक रेवेन्यू, अभी एक्चुअल प्रोडक्शन तो मैंने स्टार्ट किया नहीं है। तो इन दैट केस बेटा वो जो सेल प्रोसीड आया है 10,000 का, वो मैं कॉस्ट में से रिड्यूस कर दूंगा, बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट स्टार्टेड। तो जब मैं एक चीज ध्यान रखूं, अगर मैं ट्रायल रन कर रहा हूं और प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ट्रायल रन का एक्सपेंस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एंड इफ देयर इज एनी सेल प्रोसीड तो वो कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला एग्जांपल दिया था कि ऑलरेडी मेरी 5-6 प्लांट्स है, वो कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक प्लांट मैंने लगाया, उस पर मैंने ट्रायल रन किया, तो बेटा वो जो एक्सपेंस है वो रेवेन्यू में जाता है, इधर कैपिटलाइज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रेवेन्यू चल रहा है। और सेम वे में उस पर्टिकुलर प्लांट पे ट्रायल रन से 100 कैलकुलेटर बन के आया और मुझे 10,000 का बेटा सेल प्रोसीड आया, तो फिर वो जो सेल प्रोसीड जो रेवेन्यू है ना, वो टर्नओवर में सेल्स का पार्ट हो जाएगा, कॉस्ट में से लेस नहीं होगा। तो देखो, सेल प्रोसीड फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ट्रायल रन इफ प्रोडक्शन नॉट स्टार्टेड, इफ प्रोडक्शन वाज कंटिन्यू देन सच सेल प्रोसीड shall not be subtracted from actual cost and it will be part of total turnover। ठीक है, ये करने के बाद में आ जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। डिड यू अंडरस्टूड बेटा कैसे एक्चुअल कॉस्ट निकालना है आपको, कैसे एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। अब बेटा ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं ना, जितने भी एक्सपेंसेस ऊपर ये दे रखे हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन या इवन कॉस्ट भी, ठीक है, या इंटरेस्ट वगैरह, जो भी कहने का मतलब है, अगर आप इनका पेमेंट करते हो सिंगल पर्सन सिंगल डे अगर आप पेमेंट करते हो, एनी पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 टू अ पर्सन इन अ डे, सिंगल पर्सन सिंगल डे, अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, then it shall not form part of actual cost under section 43(1). एग्जाम्पल, कैश में, बैरर चेक में, क्रॉस चेक में पेमेंट किया है। तो सपोज 1 लाख का कॉस्ट था, 1 लाख का कॉस्ट था बेटा, आपने सारे के सारे पेमेंट सपोज 1 अक्टूबर 2020 को किया, ऑल पेमेंट्स आर डन ऑन 1 अक्टूबर, बट देखो पेमेंट हो कैसे रहा है, 1 लाख में से ₹60,000 तो आपने पे किया अकाउंट पे चेक, ठीक है, आपने 7,000 का पेमेंट किया कैश के अंदर, आपने 9,000 का पेमेंट किया या 10,000 का पेमेंट किया एनईएफटी के थ्रू। अच्छा, मैं इसको 80 कर देता हूं ना, हाँ 80 नहीं 70 कर देता हूं, 70 अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक, ठीक है। 4,000 का पेमेंट किया मैंने बैरर चेक, 7,000 का कैश में किया, 10,000 का एनईएफटी से किया, तो ये कितना हो गया 80, 91, और 9,000 का पेमेंट किया मैंने गूगल पे से। तो बताओ बेटा व्हाट विल बी माय कॉस्ट इन दिस केस, कॉस्ट कितनी लूंगा मैं, कॉस्ट कितनी लूंगा मैं। देखो, सिंगल पर्सन सिंगल डे, तो ऑब्वियसली पेमेंट तो मैं एक ही आदमी को कर रहा हूं और डे भी सेम है। सिंगल पर्सन सिंगल डे एक्सीडिंग ₹10,000,
एक्सीडिंग ₹10,000 अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे ड्राफ्ट, अदर देन ECS, तो उस केस में बेटा वो जो एक्सीडिंग 10,000 पेमेंट है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। कैसे बेटा? 7,000 आपने बोला है, 7,000 तो कैसे कॉस्ट होगा बेटा? देखो ये अकाउंट पे ही चेक से पे किया, कोई इशू नहीं है। ये NEFT किया, ये ECS है। क्या है बेटा? ECS है। जी पे किया, ये भी ECS है। लेकिन देखो ये बैलेंस चेक से किया, कैश में किया, तो सिंगल पर्सन को पेमेंट किया, दोनों मिला कितना होता है? 11,000 का आपने पेमेंट किया है, तो ये दोनों मिलाकर के एक्सीडिंग 10,000 हो गया। दोनों मिला कितना हो गया? एक्सीडिंग 10,000, 11,000 गया, 10,000 हो गया एक्सीडिंग। तो इन दैट केस बेटा इसका कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा 11,000, तो मतलब आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 89,000। अंडरस्टूड बेटा? सिंगल पर्सन सिंगल डे पेमेंट शुड बी थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS if it is more than 10,000, and if you are paying to single person single day exceeding 10,000, exceeding 10 other than account pay check, other than account pay draft, other than ECS, electronic clearing system मतलब like NEFT, RTGS, IMPS, फोन पे, गूगल पे, एनी काइंड ऑफ UPI, भीम पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS में आता है। तो अगर आपने इनमें पेमेंट किया, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS में पेमेंट किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एग्जांपल कैश, बैरल चेक, क्रॉस चेक में पेमेंट किया है बेटा, और वो एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 11,000 वी हैव पेड अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS, तो 11,000 कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। राइट, ठीक है। सेम यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है बेटा, सपोज ये मैंने 2 लोगों को पे किया है। एक मैंने पे किया है, ठीक है, मिस्टर X को ₹29,000 इन कैश सेम डे पे, और दूसरा मिस्टर B को पेमेंट किया है ₹36,000 इन कैश। बोलो बेटा क्या ये कॉस्ट का पार्ट होगा या नहीं होगा? क्या ये कॉस्ट का पार्ट होगा क्या नहीं होगा? इतना मुझे बता दो बेटा एक बार। ये कॉस्ट का पार्ट जो 29,000 कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, 35,000 वाला कॉस्ट जो भी 36,000 वाला कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा कि जो 35,000 वाला वो जो ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट है वो 35,000 है। 10 की कितना बेटा? 35,000। तो बेटा इस तरीके से कि भाई ये 29,000 जो कैश में पेमेंट किया वो तो अलाउ हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का, क्योंकि इस केस में ट्रांसपोर्टर केस में लिमिट 35,000 है, बट 36,000 ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। However, a payment is made to a transporter up to ₹35,000 shall be allowed instead of ₹10,000। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट ये आपका इंस्टेड ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट के मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। एक इंटरेस्ट का कि इंटरेस्ट के केस में अलग अलग सिचुएशन कैसे वहां पे हो सकती है, पॉसिबल है। ओके, तो सपोज करो बेटा कि ये प्रीवियस ईयर 2021 है, ये पहला केस है वेयर बिजनेस इज नॉट स्टार्टेड, बिजनेस नॉट स्टार्टेड। सपोज मैंने 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021 इस डेट को मैंने लोन लिया ₹1 लाख, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, ये इंटरेस्ट का रेट था। अब बेटा बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है और वहां पे मैंने क्या किया, इस असेट को पुट टू यूज कर लिया, इस असेट को पुट टू यूज कर लिया, पुट टू यूज। सपोज इसको मैंने पुट टू यूज किया
30 सितंबर 2020 को, 30 सितंबर 2020 को, बट मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021 को मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में जरा बताना मेरे को बेटा, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, मतलब कॉस्ट में जाएगा, और कौन सा इंटरेस्ट रेवेन्यू में जाएगा, प्लीज। टिल 30 सितंबर 2020 कैपिटलाइज होगा, मतलब उसके बाद में यू वांट टू से रेवेन्यू में जाएगा, राइट? ठीक है, नहीं बेटा, अगर आप उसके बाद में रेवेन्यू में अगर इंटरेस्ट भेज रहे हो तो आपके पास में तो रेवेन्यू ही नहीं है तब की तारीख में। यू डोंट हैव रेवेन्यू बिकॉज आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कब से? 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन सच ए केस बेटा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहां से लेकर के मींस 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 क्योंकि 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2020 का इंटरेस्ट होगा, ये तो होगा कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज होगा बेटा, ये साथ में कॉपी भी करते हैं ना, कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो कितने मंथ्स हो गए बेटा? तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स। तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये हो गया 7,500। 7,500 कैपिटलाइज होगा, मतलब वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा। शेल फॉर्म शैल बी एडेड इनटू एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद का इंटरेस्ट मतलब 1 जनवरी 2021 से जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट होगा वो जाएगा, मतलब 3 मंथ्स का हो गया, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,500 अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1) एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू में चला जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड? ठीक है, ये तो हो गया अगर आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा था तो, मतलब बिजनेस, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई आपका बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपने पुट टू यूज कर लिया, तो इस केस में इंटरेस्ट को आपको ऐसे कैपिटलाइज करना है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको क्या दे रखा होगा? बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा था, बिजनेस आपका ऑलरेडी, मैक्सिमम जो क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके अंदर मैक्सिमम केस में ये होगा कि बिजनेस ऑलरेडी रनिंग था और उसमें बीच में आपने एसेट खरीदा, नया एसेट खरीदा, लोन लिया उसके लिए, तो उस केस में आपको क्या करना है बेटा? केस बी, इफ बिजनेस was running, तो अगर बिजनेस चल रहा था बेटा तो उस केस में कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी, बिजनेस तो आपका ऑलरेडी चल रहा है 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, प्रीवियस ईयर 2020-21, एंड सपोज ये डेट को 1 सितंबर 2020 को आपने पुट टू यूज किया उसको, तो मैं अप टू पुट टू यूज बोलता हूं, मतलब इस डेट तक नहीं, जैसे वंस इट इज पुट टू यूज इट विल बी लाइक अलाउड एज डिडक्शन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे पहले। तो मतलब यहां पे या डेट से 1 अप्रैल से लेकर के 31 अगस्त 2020 तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, मतलब कॉस्ट में ऐड होगा। तो अगर मैं मंथ्स की बात करूं बेटा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स, तो 1 लाख इंटू 10% इंटू
5 डिवाइड बाय 12, इट इज 4167। तो 4167 ये कॉस्ट में आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एडेड इनटू एक्चुअल कॉस्ट। और उसके बाद का जो बेटा इंटरेस्ट है ये डेट से 1 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक का इंटरेस्ट, मतलब 7 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो 7 मंथ का कितना हो जाएगा, 5833। allowed as deduction under section 36(1) as revenue expenditure। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया कि अगर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था तो उस केस में बेटा वंस इट इज पुट टू यूज, तो उसके बाद में वो रेवेन्यू में शुरू हो जाएगा। उससे पहले, पुट टू यूज से पहले, तो आप चाहो तो ये मैंने यहाँ पे है ना अप टू पुट टू यूज लिख रखा है, इसको आप बिफोर पुट टू यूज कर सकते हो नोट्स के अंदर। ये जो आ गया, ये देखो, ये अप टू पुट टू यूज है ना, अप टू फर्स्ट पुट टू यूज, तो ये लिख सकते हो बिफोर फर्स्ट पुट टू यूज, बिफोर फर्स्ट पुट टू यूज। वंस इट इज पुट टू यूज तो उस दिन से तो आपका रेवेन्यू में जाना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालना है कि भाई कॉस्ट ऑफ असेट जो भी होगा उसके अंदर आप जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मैंने बता दिया कि अगर बिजनेस शुरू नहीं हुआ है तो अप टू द डेट ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द डेट ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस, मतलब मींस बिजनेस स्टार्टेड, नॉट बिजनेस डेट ऑफ प्रोडक्शन, अप टू मतलब बिफोर द डेट ऑन विच बिजनेस स्टार्टेड, वो कैपिटलाइज जो कॉस्ट में यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में तो रेवेन्यू में चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था तो इन दैट केस बिफोर फर्स्ट पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा और बाकी आपका कहाँ चला जाएगा, रेवेन्यू में चला जाएगा पूरे साल के अंदर। ट्रायल रन के केस में भी सेम कि अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था तब तो ट्रायल रन का एक्सपेंस कॉस्ट में आएगा, अगर बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था तो ट्रायल रन का एक्सपेंस कहां चला जाएगा, रेवेन्यू में चला जाएगा, एज एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, सेक्शन 37(1) के अंदर डायरेक्शन मिल जाएगा। और अगर वहां पे कोई और इंसिडेंटल एक्सपेंस तो वो भी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा किसी और ने कॉस्ट बियर किया है तो उसको लेस कर दो, गवर्नमेंट से सब्सिडी ग्रांट मिला है उसको भी लेस कर दो। एंड इवन सेल प्रोसीड आउट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रायल रन when production was not started, तो वो आप लेस कर दो। सिंपल सी बात, अगर ट्रायल रन का एक्सपेंस कॉस्ट में ऐड हो रहा है इन द केस वेयर प्रोडक्शन इज नॉट स्टार्टेड, बिजनेस इज नॉट स्टार्टेड, तो सेम केस में अगर सेल प्रोसीड भी है ट्रायल रन से तो उसको लेस कर दो। और अगर ट्रायल रन का एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहा है, वो रेवेन्यू में जा रहा है, मतलब ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, तो जो सेल प्रोसीड्स जो अमाउंट जो आया बेटा, इट शैल आल्सो नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट एंड इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल टर्नओवर, टोटल सेल्स, व्हाटएवर इट इज। अंडरस्टूड बेटा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आपने सिंगल डे सिंगल पर्सन अगर आपने पेमेंट किया है, सिंगल डे सिंगल पर्सन एक्सीडिंग ₹10,000 अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे ड्राफ्ट, अदर देन ईसीएस, इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टर केस में लिमिट वो कितना है, 35,000 है। अंडरस्टूड बेटा। अब कुछ ऐसे देयर आर सम केसेस वेयर आपको एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा अलग तरीके से, कि वो नॉर्मल परचेज के केसेस नहीं है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के केसेस नहीं है, तो यू नीड टू डिटरमाइन एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस है तो वो मैंने बता रखे हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट इन सम डिफरेंट केसेस, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट, कि आपके पास में स्टॉक इन ट्रेड है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि भाई आपके पास में फॉर एग्जांपल आप एक कार का शोरूम चलाते हो, आपके पास में बहुत सारी कार्स है, तो कार्स आपके लिए क्या है बेटा, स्टॉक इन ट्रेड। कार्स आपके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, कार्स वहां पे स्टॉक इन ट्रेड है।
अब आपको एक कार अपने बिजनेस के लिए भी चाहिए कि भाई क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता है, बैंकर्स को अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। आपके जो स्टाफ होते हैं उनको ट्रायल रन भी, मतलब ट्रायल रन करवाते हैं ना हम लोग, जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ट्रायल नहीं है, जो भी नाम है कहने का मतलब, वो भी करवाना। कस्टमर आते कि यार कैसे चलते, चलो हम दिखा देंगे। तो उसके लिए आपने एक कार को उस स्टॉक इन ट्रेड में से निकाल करके, अब वो कार आप बेचोगे नहीं, वो कार आप यूज करोगे अपने बिजनेस में, तो उधर से निकाल करके आपने एज अ कैपिटल एसेट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आपको कुछ किसी को पेमेंट तो करना नहीं है, आप तो ऑलरेडी परचेज कर चुके हो उसको, ऑलरेडी परचेज कर चुके हो। आपको सिर्फ अकाउंट्स में एक एंट्री करनी पड़ेगी कि जो स्टॉक है स्टॉक को कम करके और फिर कैपिटल एसेट में आप बढ़ा दोगे कि भाई जो ब्लॉक है ऑलरेडी आपके पास में कार्स बहुत सारी है, कैपिटल एसेट एज ए कैपिटल उस ब्लॉक में ऐड कर देना है आपको, ठीक है। लेकिन जब हम ब्लॉक ऑफ असेट के अंदर आप ऐड करते हैं कि भाई ओपनिंग WDV एड एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसमें पुट टू यूज 180 डेज और मोर लेस करते हैं, तो वहां पे हम उसको ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे। तो हम इसको, इस कार को जब ब्लॉक में लेकर के आएंगे तो इसको कौन सी वैल्यू के ऊपर ऐड करेंगे, तो बेटा क्योंकि हमने ये ऑलरेडी स्टॉक में था वहां से उठा करके लेके आए, को अलग से परचेज नहीं किया है, ठीक है। परचेज तो हमने बहुत पहले ही कर लिया था इसको, अभी तो हमने क्या किया, स्टॉक से कन्वर्ट किया है कैपिटल एसेट में। तो इन दैट केस बेटा जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा कन्वर्जन का, वो डेट एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा और ब्लॉक के अंदर उसका फेयर मार्केट वैल्यू लिख देंगे। तो जो अपना स्टेटमेंट है ओपनिंग WDV प्लस एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसमें एडिशंस के अंदर ये वाला कार आ जाएगा विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। एंड जो अमाउंट वाला कॉलम है बेटा, अमाउंट वाले कॉलम में बोल्ड एंड इटैलिक में हम लोग लिख देंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, राइट, ठीक है। इसीलिए आपको याद होगा मैंने बार बार बोला था कि एडिशंस वर्ड यूज करना है, परचेज यूज नहीं करना है, क्योंकि यहां पे देखो हमने कार परचेज किया ही नहीं है, हमने तो ब्लॉक में कार ऐड किया है। कैसे ऐड किया है, स्टॉक एंड ट्रेड से उठा करके और कैपिटल एसेट में लेकर के आगे, ओके। तो फर्स्ट वाला केस होगा। सेकंड केस बेटा कैपिटल एसेट रिसीव्ड एंड गिफ्ट विल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, कि भाई आपको कोई गिफ्ट में कैपिटल एसेट मिला, विल में कैपिटल एसेट मिला, तो फ्री में मिला है, आपने तो कोई पैसा दिया नहीं है सामने, लेकिन आपको अपने ब्लॉक में तो ऐड करना पड़ेगा, आपको अपने ब्लॉक में तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में बेटा एक्चुअल कॉस्ट चाहिए रहेगा ब्लॉक में ऐड करने के, तो उस केस में आपको क्या करना है, WDV ऑफ प्रीवियस ओनर, जिसने आपको गिफ्ट दिया है उसका जो WDV था, उसका जो WDV था वो आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा, अगर आपको गिफ्ट विल में अगर मिला है तो। नेक्स्ट आता बेटा एक्विजिशन ऑफ सेकंड हैंड कैपिटल एसेट, एक्विजिशन ऑफ सेकंड हैंड कैपिटल, आपने सेकंड हैंड कैपिटल एसेट खरीदा है, सेकंड हैंड कैपिटल एसेट खरीदा है, तो मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक एसेट को यूज कर रहे थे अपने बिजनेस में, उन लोगों ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया और डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद में उनका जो WDV था सपोज वो 50,000 था, उसका कॉस्ट 1 लाख था, एसेट का कॉस्ट कितना था बेटा 1 लाख, कॉस्ट 1 लाख था, लेकिन उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया, उसका WDV 50,000 था। अब आप उससे परचेज करो सेकंड हैंड, तो आपने क्या बोला कि देख मैं तेरे को पेमेंट तो उतना ही करूंगा, ठीक है, एक नंबर में तेरे को चेक में पेमेंट कर दूंगा, बाकी तू मुझे कैश में वापस दे देना, ठीक है भाई, तेरा वैल्यू जो है असेट का वैल्यू है 50,000, बट आई विल पे यू रुपीज 1 लाख, आई विल पे यू रुपीज 1 लाख, ठीक है, तू मुझे 50,000 कैश में वापस दे देना। और मैं अपनी बुक्स में क्या दिखाऊंगा कि इस असेट का वैल्यू 1 लाख रुपीज है, इस असेट का वैल्यू कितना है 1 लाख रुपीज है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा, क्यों, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि मैं हायर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले सकूं और अपने प्रॉफिट्स को कम कर सकूं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सेकंड हैंड कैपिटल एसेट के केस में ऐसी चीजें पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी आपने एक्वायर किया है तो इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट विल बी डिसाइडेड बाय असेसिंग ऑफिसर, AO डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बेटा, AO डिसाइड करेगा। तो आपको तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एज पर AO वैल्यू सो एंड सो, तो वो आपको ले लेना है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, असेट यूज इन साइंटिफिक रिसर्च and brought into the business, deduction under section 35 claim that is 100% और 150%। वैसे मैं आपको ये बताऊंगा बट फिर भी समझो कि सेक्शन 35 के अंदर
साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अगर आपने कोई एसेट्स वगैरह यूज किया तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। पहले कुछ केस में 150% डिडक्शन में मिलता था कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो एक बात बताओ, ऑलरेडी जिसके ऊपर आप 100% डिडक्शन ले चुके हो, उसके कॉस्ट का पूरा डिडक्शन ले चुके हो, अब आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया और आप उसको अपने बिजनेस में नॉर्मली लेके आ रहे हो, तो क्या बेटा वापस उतना ही अमाउंट मैं ब्लॉक में ऐड करके और फिर से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं क्या? नहीं बेटा। आपको स्टार्टिंग में भी याद होगा मैंने बोला था कि जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, बट देयर आर सम सेक्शंस, ठीक है, उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, जैसे सेक्शन 35, 35 एडी, 35 सीसीसी, सीसीडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आगे ये भी लिखा था कि फिर कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो वंस यू हैव क्लेम्ड 100% डिडक्शन, कॉस्ट वाज रुपीज सपोज 1 लाख, यू हैव क्लेम्ड 100% डिडक्शन, पूरा 1 लाख का डिडक्शन ले लिया, प्रॉफिट में से कम कर लिया, फिर आपका रिसर्च खत्म हो गया, या मान लो रिसर्च में उस एसेट का यूज नहीं रहा, तो आप अपने नॉर्मल बिजनेस में उस एसेट को लेकर के आ गए, तो आप ब्लॉक में ऐड करोगे, तो जब ब्लॉक में ऐड करोगे तो असेट तो ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ असेट्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट वैल्यू वहां पे नील ऐड होगा। वैल्यू बेटा क्या ऐड होगा वहां पे? नील ऐड होगा। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेना है बेटा? नील। एक्चुअल कॉस्ट क्या लेना है? नील। नेक्स्ट आता असेट ट्रांसफर्ड एंड रीएक्वायर्ड। असेट आपने बेचा और फिर से रीएक्वायर किया। समझो बात को, समझो बात को। मिस्टर एआरपी ने कोई असेट अक्वायर किया और असेट का कॉस्ट था ₹100, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% में चार्ज करता हूं। एट द रेट कितना 10% चार्ज करता हूं, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10 आ गया, ठीक है। डब्ल्यूडीवी कितना आ गया? 90। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन वहां पे एट द रेट 10%, तो 9 आ गया। तो डब्ल्यूडीवी कितना हो गया बेटा? 81। आज की तारीख में ये मेरा डब्ल्यूडीवी है, ठीक है। अब एक मेरा फ्रेंड है मिस्टर राज, उसको मैंने बोला कि तेरे को मैं ये असेट बेचता हूं। राज ने बोला ओके। तो सपोज मैंने राज को ये असेट बेच दिया, राज को मैंने ये असेट क्या कर दिया बेटा? बेच दिया। सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, इसको मैंने बेचा 85 रुपीज में, सोल्ड। और बेचने के बाद में मैंने क्या किया? वही असेट फिर से खरीद लिया, रीएक्वायर्ड, ₹100 में, ठीक है। तो अब बेटा साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बेचकर फिर से क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले चुका हूं, उसका डब्ल्यूडी 81 था। मैंने उसको बेच करके उसको रीएक्वायर किया ताकि 100 रुपीज में, ताकि मेरा कॉस्ट फिर से बढ़ जाए और मैं फिर से डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले सकूं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इनकम टैक्स क्या बोलता है पता है? इनकम टैक्स बोलता है व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ चीटिंग, देन योर एक्चुअल कॉस्ट विल बी, पहला WDV ऑन ओरिजिनल ट्रांसफर, WDV ऑन ओरिजिनल ट्रांसफर। तो बेटा WDV ओरिजिनल ट्रांसफर बेटा कितना है? 81 रुपीज। और दूसरा रीएक्विजिशन कॉस्ट, रीएक्विजिशन कॉस्ट, और रीएक्विजिशन कॉस्ट कितना? ₹100, विच एवर इज लोअर। तो इस केस में बेटा एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा? अंडर सेक्शन 43(1) ₹81 हो जाएगा, ₹81 हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है। सो वेन एवर यू आर लाइक ट्रांसफरिंग द असेट एंड रीअक्वायरिंग इट, then actual cost will be WDV original transfer, reacquisition cost, whichever is lower, whichever is lower। फिर एक लास्ट केस आता है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर कि असेट एक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज एंड लेटर ऑन ब्रॉट इनटू बिजनेस। असेट एक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज एंड लेटर ऑन ब्रॉट इनटू द बिजनेस, ठीक है। आपने असेट एक्वायर किया पर्सनल पर्पस के लिए और फिर बाद में आप क्या कर रहे हो बेटा? बाद में आप उसको अपने बिजनेस के अंदर लेकर के आ रहे हो। तो जब बिजनेस में लेकर के आओगे तो आपको उसको ब्लॉक में भी ऐड करना पड़ेगा, और जब ब्लॉक में आपको ऐड करना पड़ेगा तो आपको वहां पे एक्चुअल कॉस्ट भी लिखना पड़ेगा, आपको एक्चुअल कॉस्ट भी लिखना पड़ेगा। तो अगर असेट एक्वायर किया था पर्सनल यूज और बाद में बिजनेस में लेकर, वो असेट बिल्डिंग है बेटा, क्या है बेटा? बिल्डिंग। बिल्डिंग, अगर वो असेट बिल्डिंग है तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालना है बेटा?
जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा असेट का, जिस वैल्यू पे आपने परचेस किया होगा पर्सनल प्राइस, सपोज 1 लाख पे परचेस किया था और आपने 2 साल उसको बिजनेस में यूज किया, आपने उसको 2 साल बिजनेस में यूज किया, तो 2 साल का नोशनल डेप्रिसिएशन फॉर पर्सनल, नोशनल, ठीक है, डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज, एक्चुअल नहीं, नोशनल डेप्रिसिएशन, एक्चुअल तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। तो नोशनल डेप्रिसिएशन 2 साल का, मान लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन होता है कि भाई 10,000 फर्स्ट ईयर का, एट द रेट 10% ऑफिस यूज के लिए था, और सेकंड था बेटा वहां पे 9,000, तो 19,000 का आप क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे, और उसमें से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 81,000, दिस विल बी व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट। और आपको ये ब्लॉक में ऐड करना है, और ये ब्लॉक में ऐड करके क्या करना है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर सपोज अदर एसेट है, अदर देन बिल्डिंग है, जो पहले पर्सनल यूज के लिए आपने परचेज किया और उसके बाद में आपने बेटा उसको क्या कर लिया, बिजनेस में यूज करने के लिए लेकर के आ गए, तो उस केस में उसका एक्चुअल क्या कॉस्ट क्या, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था, जिस वैल्यू पे उसको परचेज किया था, सपोज मोटर कार 5 लाख के लिए परचेज की थी, तो वो आपको यहाँ पे 5 लाख ही लेना है, कोई नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है। बोलो सर इसमें तो फायदा है, इसमें तो आप एक्चुअल कॉस्ट कम कर रहे हो ताकि आप कम डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे इन नियर फ्यूचर, और इसमें आप पूरा का पूरा एक्चुअल कॉस्ट ले रहे हो, मतलब ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे, यस और नो। बट बेटा बात भी तो समझो कि बिल्डिंग का भले 81,000 वहां पे आपको नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में एक्चुअल कॉस्ट आया है, बट उसकी लाइफ भी तो ज्यादा होगी, ज्यादा टाइम तक आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। वहीं पे जो अदर असेट्स होगी, मान लो आपने 2 साल कार को यूज किया पर्सनल पर्पस के लिए, और अगर कार की लाइफ 5-6 साल है बेटा है, तो अभी तो आपके पास में 3 या 4 साल ही बचे हुए डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, ठीक है। दैट इज वाई बोला कि भाई इसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसको एक्चुअल कॉस्ट ले लो, और ठीक है क्लेम करने दो, कितना टाइम क्लेम करेगा ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन। बट बिल्डिंग के केस में ऐसा नहीं है, बिल्डिंग की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करते हैं ताकि वो कम डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाए, बट लंबे टाइम तक कर पाएगा, अंडरस्टूड बेटा। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ओके। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आपके मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, पेज नंबर 4.190 मिला बेटा, 4.190 मॉड्यूल के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 1। लाइक आपके पास में नया वाला मॉड्यूल है क्या, उसी के अंदर आप देखिए एक बार मिला हो तो। स्टार्ट करें, चलो। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है, मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब अगर इसको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा सर, कंपल्सरीली WDV एंड ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2020 30 लाख, उसी ब्लॉक के अंदर न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2020 20 लाख, न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired and put to use on 15/12/2020 8 lakhs, computer acquired and installed in office premises on 2nd Jan 2021 3 lakh rupees। तो बेटा यहाँ पे कितने, देखो आगे का बोला कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक बार एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम कंप्यूट नहीं करते, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा तब करेंगे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स 1961, अज्यूम दैट ऑल द असेट्स वर परचेज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, ठीक है, डन। तो मतलब जो भी है वो एक्चुअल कॉस्ट पूरा का पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए बेटा कि यहाँ पे ब्लॉक कितने बनेंगे, 1 ब्लॉक बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, कितना ब्लॉक बनेगा, 2। एक बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का 15% रेट वाला, और दूसरा बनेगा बेटा कंप्यूटर्स का 40% रेट वाला, राइट, ठीक है। चलो लेट्स कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम कंप्यूट कर रहे हैं, अभी तक अब एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं कंप्यूट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 4.190 आई गेस होना चाहिए, 4.190, ठीक है।
190 ICAI का क्वेश्चन है। वी आर कंप्यूटिंग ओनली डिप्रीशिएशन। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 क्या है? ब्लॉक 1 के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रीशिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी, और रेट कितना है? 15% रेट है। मैं लिख देता हूं यहां पे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग WD, अच्छा पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ असेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2020। तो ओपनिंग WD बेटा 30 lakhs है जो अपने को दे रखा है, तो वो हम ले लेते हैं। नंबर ऑफ असेट अपने पास में नहीं है तो इसको जाने दो। ऐड करते हैं हम लोग एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ये हम लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे, एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1) के ऊपर। लेकिन इसमें भी अपने को दो पार्ट करना है। एक है पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, ठीक है, 180 डेज और मोर, और दूसरा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो बेटा देखते हैं, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2020। बेटा तो अगर आप 8 जून से डेट काउंट करोगे कि भाई जून के कितने डेज हो गए, तो 30 - 7, तो जून के हो गए 23 डेज, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जैन के 31, कुल मिला के इट इज मोर देन 180 डेज। तो ये जो न्यू प्लांट मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2020 है, इट इज मोर देन, तो परचेज एंड पुट टू यूज, हो सके तो आप डेज भी लिख दिया करो ताकि अच्छा रहेगा। पुट टू यूज ऑन 8 जून 2020, राइट। कितने का? 20 lakhs का। तो मैं लिख देता हूं, असेट तो है नहीं तो 20 lakhs। दूसरा बेटा, दूसरा इसने कब खरीदा है? तो दूसरा सर खरीदा है न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2020। बेटा साफ देखते ही पता चल रहा है कि लेस देन 180 डेज है, 15 दिसंबर। तो दिसंबर के 31 - 14, ये हो गया 17, जैन का 31, फेब का 28, मार्च का 31। बेटा इट इज ओनली 107 डेज पुट टू यूज, तो ये लेस देन में आ जाएगा। तो सेकेंड आता है पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2020। कितना है बेटा वैल्यू? 8 लाख रुपीस। तो ये 8 लाख रुपीस यहां पे आ गया। अब देखो इसमें से बेचा कुछ नहीं है, बेचा होता तो हम लेस कर देते, बाकी कंप्यूटर वो अलग ब्लॉक में आ जाएगा, तो बस बात खत्म। टोटल कर लेते हम लोग, तो 58 लाख रुपीस वहां पे टोटल वैल्यू हो गया, ठीक है। अब 58 लाख को मैं क्या करूंगा? दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो बेटा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज वाला कितना पार्ट है? तो सर ये 8 लाख है, तो 8 लाख यहां पे लिख देता हूं। एंड आपको पता है कि प्लांट मशीनरी लिखा हुआ है तो मतलब रेट नहीं दे रखा है, तो आपको पता है जनरल रेट है 15%, ऊपर भी हमने लिख दिया था इंटू 1/2। तो ये हो जाता है 8 लाख इंटू 15% इंटू डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो ये हो जाता है 60,000। और जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस कितना है? तो 58 लाख में से 8 गया तो 50 लाख इंटू 15%, तो 50 लाख इंटू 15% अगर मैं करता हूं तो ये होता है 7,50,000। तो टोटल डिप्रीशिएशन कितना हो जाएगा? टोटल डिप्रीशिएशन हो जाएगा 8,10,000। और अगर मान लो आपको क्लोजिंग WD नहीं निकालते क्योंकि एडिशनल डिप्रीशिएशन भी है, लेकिन मान लो एडिशनल डिप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्लोजिंग WDV क्या आ जाता? ये 58 लाख माइनस 810 कर देते,
ठीक है, तो 49,90,000 क्लोजिंग WDV आ जाता। ठीक है, तो मैं इसको तो अभी ऐसे ही रख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई बैलेंस हाफ, ये वाला पार्ट का जो बैलेंस हाफ डेप्रीशिएशन है, तो आप चाहो तो नोट में लिख सकते हो, नोट बैलेंस हाफ डेप्रीशिएशन in case of plant and machinery put to use for less than 180 days shall be lapsed. Did you understood बेटा? समझ में आया आपको? ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन था, एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप जगह छोड़ देना। ठीक है, ये तो हो गया आपका किसका, प्लांट एंड मशीनरी का। अब सेकंड वाला ब्लॉक है, उसका भी तो आपको निकालना पड़ेगा, सेकंड वाला ब्लॉक है उसका भी निकालना पड़ेगा। तो सेकंड वाले ब्लॉक का आप निकालोगे, ब्लॉक 2 कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 जो भी है फॉर कंप्यूटर्स, और उसका रेट है 40%। और जैसा कि पता है कि देयर इज नो ओपनिंग WDV, एक ही कंप्यूटर, द कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2 Jan 2021, मतलब इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days 3 lakhs का। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं यहां पे, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days acquired and put to use on 2 Jan 2021, वैल्यू है 3 लाख। तो टोटल इतना ही है, तो 3 लाख को मेरे को डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, तो हाफ डेप्रिशिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिशिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 40%, एट द रेट 40%। ठीक है, ये हो जाएगा 3 लाख का 40%, 1,20,000। ठीक है, इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 60,000। और यहां पे भी ठीक है, यहां पे भी जो बैलेंस हाफ होगा, बैलेंस हाफ डेप्रीशिएशन ऑफ, ये सारा नोट एक साथ में लिख दिया करो, 60,000 शैल बी लैप्स। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, नॉर्मल डेप्रिशिएशन, एडिशनल डेप्रिशिएशन की बात बाद में करेंगे। तो ये देखो, पहले वाले केस में 1290 और टोटल डेप्रिशिएशन, उसके केस में 60,000, ये तो नॉर्मल डेप्रिशिएशन हो गया। एडिशनल का बाद में जो भी किया होगा तो किया होगा, जैसे भी, एक मिनट देख लेता हूँ, एडिशनल भी यहाँ डाल देगा, इसने एडिशनल भी यहाँ डाल दिया। 750, ये देखो 750 आ गया, और ये 60,000 आ गया, अपना 810 आ गया, और इस केस में ये 60,000 आ गया, बस बात खत्म। एडिशनल कैसे निकालेंगे हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू क्या था, 3 आ गया तो 2 कहाँ है? यस, ये आ गया बेटा, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है 4.196, राइट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोलता है बेटा, a car purchased by Dr. Soman on 10th August 2017, 10th August 2017 for rupees 5,25,000, for rupees 5,25,000 के लिए डॉक्टर सोमन ने क्या परचेज किया, कार परचेज किया। ठीक है, 10th August 2017 में, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, is brought into professional use on 1st July 2020 by him, current year में लेके आए, when its market value is rupees 2,50,000।
कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार and the amount of depreciation for the assessment year 21-22 assuming the rate of depreciation is 15%। अब बेटा आपको पता है कि जब बिल्डिंग वाला केस हो कि भाई पहले आपने बिल्डिंग खरीदा था फॉर पर्सनल यूज और लेटर ऑन उसको बिजनेस में लेके आते, तब तो आप क्या करते हो, एक्चुअल कॉस्ट कैसे, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट था, हिस्टोरिकल कॉस्ट था, उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो, डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज लेस कर देते हो, वो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा, फिर उसको ब्लॉक में ऐड कर दोगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बट इन केस ऑफ अदर एसेट्स अपने को कोई नोशनल डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं करने का है, जो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट था वही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। तो बेटा इस केस में एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इस केस में एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा ये 5,25,000, यही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक में वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो एसेट, तो यही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा 5,25,000 और इसके ऊपर हम सीधा 15% डेप्रीशिएशन चार्ज कर लेंगे, तो 525 इंटू 15% होता है बेटा 78,750, ये डेप्रीशिएशन हो गया। ये देखो, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया आपको। अब मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा इसी कॉन्सेप्ट से बिल्डिंग और दोनों का मिक्स करके एक छोटा सा मैं क्वेश्चन खुद बना करके आपको करवाता हूं। मेरे को इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करने हैं, राइट? ठीक है, लिखना स्टार्ट करना एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल, मिस्टर ARP acquired a building for personal use on personal use on 31st December 2017। 18 कर लेता हूँ, 31st December 2018। ठीक है, for rupees 10 lakh। He also acquired a car of rupees 5 lakh on 1st July 2019 for personal use। ठीक है, on 31st December 2020 he brought, on 31st December 2020 both building and car brought into the business ठीक है, आपको क्या करना है, कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट एंड depreciation under section 32 for the previous year 2021। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन लिख दिया होगा। ओके, अब बेटा बात समझो कि पहले इसने पर्सनल पर्पस के लिए लिया, बाद में बिजनेस में लेकर के आ गया। तो ये सिंपल है कि भाई बिल्डिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे, नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और फिर वहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट, और एक्चुअल कॉस्ट लेकर के आएंगे। लेकिन मोटर कार के केस में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बेटा बात ये समझो कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो कौन सी डेट को बिजनेस में लेके आ रहा है, 31 दिसंबर 2020।
31 दिसंबर 2020। तो डोंट यू थिंक कि जिस साल ये बिजनेस में लेके आ रहा है ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज बिजनेस में, करेक्ट 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 करेक्ट। तो उस केस में अपने को हाफ डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा ऑन बिल्डिंग एज वेल एज मोटर कार के ऊपर, राइट राइट राइट, ठीक है, ओके चलो ठीक है, एक बार करते हैं इसको। तो सपोज मैं पहला यहां पे बिल्डिंग के केस में कंप्यूट करता हूं और ये मोटर कार, तो मोटर कार का तो एकदम क्लियर है बेटा, व्हाट विल बी एक्चुअल कॉस्ट, तो इसका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा ₹5 लाख। ये देखो 5 लाख वही कॉस्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% से निकालना पड़ेगा। तो 5 लाख का 15% 7,500 हो जाएगा, 75,000 5 लाख का इंटू 15%, ठीक है 75,000 हो जाएगा। अच्छा मैंने कार परचेज कब किया था, 1 जुलाई 2019 को परचेज किया था 5, ठीक है। तो ये वहां पे 15% की रेट से डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 75,000। क्या बेटा इसका मैं 50% करूंगा, 1/2 करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बिजनेस में लेकर के आ रहा हूं मैं 31 दिसंबर 2020 के अंदर, तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है ना, यस और नो। सर पर्सनल यूज को काउंट करेंगे ना, आप सही बोल रहे हो कि 50% तो नहीं करेंगे, फुल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, लेकिन क्यों अलाउ नहीं होगा वो भी सही करो। लेकिन देखो यहां पे क्या बोलता है, अपने को पुट टू यूज 180 डेज मोर लेस चेक करना होता है फॉर द ईयर इन विच इट इज अक्वायर्ड, एंड इट वाज अक्वायर्ड लॉन्ग बैक, इट वाज अक्वायर्ड लॉन्ग बैक, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है कब अक्वायर किया था, क्लियर है बेटा ये चीज। वैसे ही 1 जुलाई को अक्वायर किया था, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज तो है भी नहीं, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज तो है भी नहीं, जिस साल में अक्वायर किया था उस साल की बात कर रहा हूं मैं। बट करंट ईयर में आप 31 दिसंबर 2020 को ला रहे हो, भले ही करंट ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, बट ये अपने को चेक भी नहीं करना है, राइट, ठीक है। तो यहां पे फुल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अब बिल्डिंग केस में देखो बेटा, बिल्डिंग के केस में व्हाट वाज कॉस्ट ऑफ असेट, तो कॉस्ट था ₹10 लाख। अब देखो आपने कब अक्वायर किया था, ये सर अक्वायर किया था 31 दिसंबर 2018 को अक्वायर किया था। तो इस केस में आपको नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, तो लेस नोशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑफ कौन सा, प्रीवियस ईयर 18-19 एट द रेट 10% इंटू 1/2। क्यों, क्योंकि उस साल वो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज था, ईयर ऑफ इक्वेशन। तो नोशनल डेप्रिसिएशन भी अपने को उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है, क्योंकि उस साल पुट टू यूज लेस देन 180, जिस साल अक्वायर किया था, तो नोशनल डेप्रिसिएशन अपने को हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो 31 कब अक्वायर किया था सर, कॉस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन 31 दिसंबर 2018, मतलब लेस देन 180 डेज था। तो इस केस में अपना हाफ डेप्रिसिएशन ले तो 10 lakhs ऑफ 10% 1 लाख होता है, इंटू 1/2 करते तो 50,000। अब WDV आ गया नेक्स्ट ईयर कितना, 9,50,000। 9,50,000 का हम अगले साल फिर से नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। नोशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 1920 एट द रेट 10%, तो 95,000। तो यह आ गया एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना आ गया बेटा, ये आ गया एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि 2021 में तो आप बिजनेस में लेकर के आ गए, तो एक्चुअल कॉस्ट आ गया 8,55,000। अब देखो
आप देखो कि सर बिजनेस में भी हमने करंट ईयर में जब लाया है तो पुट टू यूज लेस देन 31 दिसंबर 2000, बट यहां पे ये ईयर ऑफ एक्विजिशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग डेप्रीशिएशन निकालेंगे एट द रेट 10% एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये एक्चुअल, ये नोशनल नहीं है, एक्चुअल डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, तो 85,500, 85,500, 85,500। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ब्लॉक है। तो मान लो इसका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालने को बोला जाए तो इस एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दूंगा 85,500 क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, और इसका मोटर कार क्लोजिंग तो 5 लाख में 75 लेस कर दूंगा। तो अगर मैं बोलूं टोटल डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 कितना हो जाएगा, टोटल डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 कितना हो जाएगा बेटा, तो 85,500 प्लस 75,000, तो उस, ठीक है, फॉर प्रीवियस ईयर 2021 85,500 प्लस 75,000, तो ये होता है 1,65,000, 1,65,500, 1,65,500 आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब इसके नीचे नोट लिखना है आपको, कंडीशन ऑफ पुट टू यूज फॉर 180 days or more or less is applicable only for year of acquisition and not for any other previous year. ठीक है, therefore in case of asset brought into business from personal use, we will not check, ठीक है, put to use for 180 days or more or less, 180 days or more or less। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखा however while computing notional depreciation in case of building, we need to check condition of put to use for 180 days or more or less for the previous year in which it was acquired for personal use। अंडरस्टूड बेटा? पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा पूछ सकता है जिस तरह से मैंने एग्जाम क्वेश्चन करके बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन। Illustration number 3. A newly qualified chartered accountant, Mr. Dhaval, commenced practice and has acquired the following assets in his office
during the financial year 2021 at cost shown against each item. Calculate the amount of depreciation that can be claimed from his professional income from assessment 21-22. Assume that all the assets were purchased by way of account pay check. ठीक है, अब बेटा देखो, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसने परचेज कर रखा है, ये डेट है, इस दिन को पुट टू यूज किया है और ये अमाउंट है। कंप्यूटर यूपीएस ये डेट है, पुट टू यूज किया है और ये कॉस्ट है। कंप्यूटर प्रिंटर ये डेट है, ये पुट टू यूज किया है, ये कॉस्ट है। बुक्स, ठीक है, ये डेट है, ये परचेज किया है, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ 12,000। तो बेटा मैं आपको बता दूं, तो 12,000 का जो एनुअल पब्लिकेशन होता है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर अक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये अलग ब्लॉक हो गया। ये तो पूरा आप तीनों चारों एक ब्लॉक में ले सकते हो, लेकिन ये अलग ब्लॉक हो गया। ठीक है, और लैपटॉप ये भी पहले वाले ब्लॉक में आ सकता है। बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है अच्छे से, मतलब ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, खाली डेप्रिसिएशन निकालना है। तो कितने ब्लॉक बनेंगे, वैसे ही जैसे हम करते हैं फॉर्मेट। ठीक है, ओपनिंग WDV, एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एडिशन में पुट टू यूज 1 डेज मोर, लेस बेचा है तो वो लेस कर दो, नहीं है तो कुछ नहीं। फिर जो वैल्यू आया उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, पुट टू यूज 1 डेज और मोर, लेस देन 1 डेज और बैलेंस अमाउंट, फिर उस पर हाफ और उस पर फुल डेप्रिसिएशन, दोनों का टोटल कर दो। राइट, ठीक है, तो ये आपको करना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है क्या? इसको रहने दो, एडिशनल वाला है तो